Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed and completed the part A of class 12 accountancy. And in the part A, we discussed about the two volume 1 and volume 2. So after completing the part A, let's we move to the part B. And in the last video, we discussed the syllabus and the volume included in the part B, and also we see that how we will start it in the part B and how many chapters are included in the part B. You can see that in the part B there are basically two volumes, volume 3 and volume 4. In the volume 3 we are talking about the financial statement analysis, that is an analysis of financial statement of company, as well as we discuss about the volume 2, the cash flow statement. So you know very well, last video में हम लोगों ने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस किया था कि व्हाट आर दी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो कंपनी किस तरह से अपनी बैलेंस शीट बनाती है, उसके क्या ऑर्डर हैं, उसमें कितने मेजर हेड्स होते हैं, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया. सो नाउ लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट हेड रिलेटेड टू द बैलेंस शीट. उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि सब हेड को डिस्कस करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. बेसिकली जब हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 of Indian Companies Act 2013. So you know very well, इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है. आपको याद भी होगा, कल हम लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किया था. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एंड दो पार्ट में बैलेंस शीट डिवाइड होती है. फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का. And in the equity and liability, you know very well, shareholder fund, the first major head, second major head is non-current liability, and third major head is the current liability. फिर उसके बाद हम लोग टोटल करते हैं, and after the totaling, the second part will be started. The second part will be your assets, and in the assets part, there are basically two major heads. Non-current assets and current assets. Okay, so this is a simple and short format of the balance sheet of the company as per the schedule 3 of Companies Act 2013. So now let's we discuss the items included in the each and every major head. जैसे कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर फंड में कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन से सब हेड इंक्लूडेड है. सो मेजर हेड इज अ शेयर होल्डर फंड. मेजर हेड आपका क्या था, वो था शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड इज अ मेजर हेड. वैसे ही सब हेड की अगर हम लोग बात करें तो अंडर द मेजर हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड देयर आर बेसिकली 3 सब हेड. 3 सब हेड होते हैं. फर्स्ट सब हेड कौन सा है? द फर्स्ट सब हेड इज शेयर कैपिटल, सेकेंड सब हेड इज अ रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड सब हेड विल बी अ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट. शायद अब आपको थोड़ा सा बातें समझ में आ रही होंगी. व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू. ठीक है. सो मेजर हेड आपका शेयर होल्डर फंड है, उसमें सब हेड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है. इन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आपके सिलेबस में शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है. सीबीएसई के लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो सब हेड है ऑफ द मेजर हेड ऑफ द शेयर होल्डर फंड, उसको एक्सक्लूड किया गया है. बट नॉलेज के हमें जाना चाहिए व्हाट इज द शेयर वारंट. सो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. Share warrant is a financial instrument issued by the public company
which gives the holder the right to acquire certain number of equity share specified therein at the later date. यानी शेयर वारंट एक राइट की तरह आपको मिलता है। वारंट होता है ना, किसी को अरेस्ट करना तो उसका वारंट इशू होता है, तो उसी तरह से अगर आपको शेयर को ऑक्यूपाई करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो ये राइट आपको कौन देगा, कंपनी देगी। तो शेयर वारंट कौन इशू करता है, पब्लिक कंपनी इशू करती है। पब्लिक कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया, किसको, आपको। तो आपको एक राइट मिल गया कि आप इतना नंबर ऑफ शेयर कंपनी का आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और उसके लिए आप जो भी एडवांस जमा कर दें कंपनी के पास, इट विल बी नोन एज एन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सो व्हाट इज द शेयर वारंट? शेयर वारंट is just like a instrument which are issued by public company to any person and gives the right to purchase the share of such company at a later date. Okay, so ये हो गया शेयर वारंट। तो बेसिकली थ्योरेटिकली हमें नॉलेज जानना चाहिए था व्हाट इज शेयर वारंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक। The next head is non-current liability. It is the second major head. तो आप वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते रहे हम लोग तो अच्छा रहेगा। The second major head is a non-current liability. Under the non-current liability, the major head is the non-current liability. There are various type of the subhead. कई तरह के सबहेड इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से सबहेड हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहला सबहेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आप फॉर्मेट देखेंगे कंपनी की तो उसमें पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सेकंड है आपका, आप कंपनी के बैलेंस शीट उठा के देखिए, जो फॉर्मेट आपकी बुक में गिवन है उसमें मेजर हेड भी गिवन है, सब हेड भी गिवन है, और सब हेड का फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि सब हेड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे। सो नॉन करेंट लायबिलिटी में पहला सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थर्ड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, and fourth is long term provision. Okay, ठीक है। So there are four subhead are included the non-current liability as a major head. यानी नॉन करेंट लायबिलिटी एक मेजर हेड है, यानी एक कंपनी की नॉन करेंट लायबिलिटी को कंपनी की बैलेंस शीट में कितने सब हेड में बांटा गया है, 4। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, deferred tax liability, other long term liability and long term provision. अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में से कौन कौन से आइटम्स आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका आइटम्स यहां पे दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नाम से ही क्लियर है, अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बोरो करती है, पैसा उधार लेती है फ्रॉम द मार्केट या फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जनरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आइटम्स आते हैं आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, याद होगा आपको, और आपके लॉन्ग टर्म लोन, अगर आपने लोन लिया है, लोन टेकन बाय बैंक, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, अगर आपने उनसे कोई लोन लिया है तो इट विल बी कैटेगराइज्ड इन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और साथ ही साथ पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर आपने पब्लिक का पैसा एज अ डिपॉजिट अपने पास रिटेन किया है, सो इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
तो उसको आप पहले क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड सब हेड पे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बेसिकली ये आपके कोर्स में नहीं है, तो आई होप कि इसको पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपका सिलेबस इतना वास्ट है कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये भी आपके कोर्स में वैसे जनरली इंक्लूड नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी लायबिलिटीज आती हैं, प्रोविजंस को भी छोड़ दे, वो आ जाता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे आपने इसके एग्जांपल मैं लिखवा दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर आपको प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे अगर आपको प्रीमियम देना है तो इट इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर द अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या कर लिया, एक ओवरव्यू ले लिया कि कौन कौन से आइटम्स आते हैं। चलिए मैं चलते चलते आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी बेसिक थीम बता देता हूँ। बेसिकली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, आपको पता होगा कि ITR भरते हैं हम लोग, इनकम टैक्स रिटर्न, यानी और उसमें कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि इनकम जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे हम लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब आया तो उसमें हम लोग करते क्या है कि 3 महीने बाद टैक्स भर दिया, फिर 3 महीने बाद भर दिया, यानी पूरे 12 महीने का टैक्स हम डिवाइड करके भरते हैं। जनरली कंपनीज ऐसे टैक्स भरती हैं। तो होता क्या है कि एक्चुअल जो आपका टैक्स होता है वो पेड टैक्स से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी आप एस्टिमेशन के बेस पे आप टैक्स भर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स आपका एक्चुअल टैक्स हो। तो अगर आपका एक्चुअल टैक्स, आपने जितना टैक्स पे किया उससे क्या है, कम है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी जब कोई कंपनी अपनी इनकम कम प्रिडिक्ट करे लेकिन एक्चुअली में उसको एक इनकम ज़्यादा हो, इसका मतलब उसने टैक्स कम दिया होगा, यानी उसे और टैक्स देना है, तो वो टैक्स किस नाम से डिसाइड होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही नहीं, एसेट साइड में भी शो होता है। जस्ट अपोजिट, मान लीजिए आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया जबकि आपकी इनकम हो गई कम। जैसे यू कैन सी दैट कोविड का सिचुएशन कब आया, जनवरी फरवरी के समय, तो उस साल कंपनी ने क्या कर दिया होगा, एस्टिमेशन के बेसिस पे ज़्यादा टैक्स भर दिया होगा गवर्नमेंट को। लेकिन लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ होगा, जनवरी फरवरी मार्च में यू कैन सी दैट बिजनेस क्या हो गए, सेल्स एकदम कम हो गई, लॉकडाउन लग गया, कई सारे लॉसेस हुए। तो जब उसने बुक क्लोज किया होगा तो उसने देखा होगा लास्ट क्वार्टर के कारण उसको कितना लॉस हुआ, जिसके कारण उसका टैक्स भी कम हो गया होगा। इनकम टैक्स का मतलब टैक्स ऑन इनकम, इनकम कम हुई टैक्स कम हुआ, तो उसने टैक्स ज़्यादा भर दिया, इनकम उसको कम हुई, तो उस बेसिस पे आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भर दिया। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एसेट्स पार्ट। सो डेफर्ड टैक्स जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखे जाता है और एसेट साइड में, ये बात है। इसीलिए इसको सीबीएसई ने उतना इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं लिया है, क्योंकि ये अभी आपके लेवल से थोड़ी सी हट के बात है, थोड़ी हायर बात है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट सब हेड पे, नॉन करेंट लायबिलिटी के, वो है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखना है कि आखिर में लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ऐसा कौन सा प्रोविजन होता है जो कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रिपेयर करती है। ठीक है, so if we are talking about the fourth subhead of the non current liability, that is in long term provision, long term provision. So under the long term provision, नाम से ही क्लियर है
कोई भी प्रोविजन कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बनाती है। जनरली प्रोविजन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, लेकिन कंपनी कुछ प्रोविजन ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बनाती है। जैसे कुछ दिमाग में जोड़ डालिए आप लोग, कौन कौन से प्रोविजन होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी बनाती है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, यू नो वेरी वेल। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, कंपनी ने एम्प्लॉय को रिटायर होने के टाइम पे एक हैवी अमाउंट देना होता है, पेंशन देना पड़ता है। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले से ही क्या करना होगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और ये प्रोविजन शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं होगा, लॉन्ग टर्म, क्योंकि रिटायरमेंट कब होता है 58 60 की एज में। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आइटम्स कौन कौन से आते हैं, कोई भी प्रोविजन विच आर क्रिएटेड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए अगर हम कोई प्रोविजन बनाते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर इंक्लूड करते हैं। और वो किसमें आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है, ग्रेच्युटी GRATUITY, yes, and provision for earned leave, provision for warranty claim। ठीक है, एक कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा और उस पर आपको वारंटी गारंटी देती है, तो वो जैसे अगर छोटे मोटे प्रोडक्ट है तो 1 साल की गारंटी रहती है वारंटी, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े गुड्स खरीदेंगे महंगे तो उसमें वारंटी जो होती है 3 साल। अगर आप एयर कंडीशनर खरीदेंगे तो आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। तो करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रोविजन नहीं बनाना है उसको तो लंबे टाइम के लिए प्रोविजन बनाना है। तो कोई भी गारंटी या वारंटी के लिए प्रोविजन बन रहा है तो उसको हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, इट विल बी इंक्लूडेड इनटू द provision for guarantee included in the long term provision. So this is all about the second major head, that is a non current liability. Non current liability में कौन कौन से सब हेड आते हैं, long term borrowing, deferred tax liability, other long term liability and long term provision. अब हम लोग चलते हैं the third. Okay, so let's we move to the third major head, that is an करंट लायबिलिटी। हर एक एक हेड को एनालाइज करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में यही पूछता है कि ये आइटम किस मेजर हेड में है या किस सब हेड में। सो क्वेश्चन समझ लो एग्जामिनेशन में कैसे आता है, उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड मेजर हेड है लायबिलिटी पार्ट का, इक्विटी लायबिलिटी पार्ट का, दैट इज एन करंट लायबिलिटी। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? एनी लायबिलिटी विच आर पेड विद इन 1 ईयर। एक कोई भी लायबिलिटी या कोई भी अमाउंट जो हमें देना है 1 साल के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। गॉट इट? अब करंट लायबिलिटी में कौन कौन से हेड्स इंक्लूड किए जाते हैं, यानी सब हेड्स आते हैं। करंट लायबिलिटी एक मेजर हेड है और उसमें कौन कौन से सब हेड आते हैं उसको मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हेड और सब हेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। करंट लायबिलिटी में बेसिकली 4 हेड आते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग, उसमें पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग आता था, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग। सेकंड आपका आता है ट्रेड पेबल। थर्ड आपका है अदर करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नाम से उसमें भी आप देखेंगे यही सीक्वेंस है लगभग, नॉन करंट लायबिलिटी में और करंट लायबिलिटी में भी कंपनीज एक्ट ने लगभग सीक्वेंस सेम रखा है, सीक्वेंस में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, लास्ट है आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग। नाम से ही क्लियर है व्हाट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग। पहले करंट लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, एनी लायबिलिटी विच आर पेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जो आपको अमाउंट पे करना है उसे आप करंट लायबिलिटी कहते हो। और करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपने बोरो किया। एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना, बैंक से गए 10 साल के लिए लोन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिया, बॉन्ड इशू कर दिया, ये सब क्या है,
इट इज अ बेसिस फॉर द लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लोन लिया है तो यू विल शोन इट दिस टाइप ऑफ थिंग इन टू द लॉन्ग टर्म बोरिंग। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लिया है तो उसको कहाँ लिखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। जैसे एग्जांपल लोन रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपका आएगा पहला पॉइंट लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट सर, कैश क्रेडिट, यस सर, ये सब कैसे लोन होते हैं, पेबल ऑन डिमांड। ओवरड्राफ्ट आपको कब भरना होता है, जब बैंक आपसे कहे कि आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट काफी ज्यादा हो गई, आपने काफी टाइम से ओवरड्राफ्ट नहीं पे किया, आपको पे करना हो करना पड़ेगा। कैश क्रेडिट, तो कोई भी लोन अगर आपने डिमांड के बेसिस पे लिया है कि जब मांगा जाए तब आपको देना पड़ेगा, सो इट विल बी शोन इन द शॉर्ट टर्म बोरिंग। इसके बाद डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में आता है। सेकंड आ गया आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है, आपने ये 11th में पढ़ा है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, यानी ट्रेड पेबल में बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब ये क्या होता है बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल, 12th में आके नहीं पूछना है, बहुत बेइज्जती की बात है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल का मतलब कोई अमाउंट आपको पे करनी है विद इन 1 ईयर, लेकिन इसका जो बेसिस है वो लोन नहीं है। आपने क्रेडिट परचेस कर दिया तो आपका क्रेडिटर्स बन गया, आपने क्रेडिट परचेस किया और उसके बदले में उसको बिल एक्सेप्ट करके दे दिया तो वो बन गया बिल्स पेबल। सो वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेट करता है, तो वो ट्रेड पेबल में इंक्लूड होता है। तो ट्रेड पेबल में वर्ड जो है वो बहुत ही इजी है कि ट्रेड पेबल में कौन कौन से आइटम्स लिखे जाएंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो अगर एग्जाम में आ गया क्रेडिटर्स कहाँ शो करते हैं तो आप कैसे बताओगे, क्रेडिटर्स दिखाते हैं हम लोग अंडर द मेजर हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड ट्रेड पेबल, ऐसे आपको बताना पड़ेगा आइटम्स के लिए। या कभी कभी आपसे एग्जाम ये पूछ सकता है कि बताइए कैश क्रेडिट को कहाँ शो करते हैं, तो आप बताओगे कैसे, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट, पहला पार्ट होता है सेक्शन, कहाँ किधर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब उसका पूरा पता बताना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरिंग। जैसे आप एड्रेस बताते हो तो पहले मकान नंबर, फिर स्ट्रीट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब बताते हो ना, फोन नंबर भी आजकल लिख देते हैं। वैसे ही अगर आपसे कोई आइटम पूछा जाए और उससे पूछा जाए लोकेट कहाँ होता है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द शेड्यूल 3, तो आपको उसकी कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में बेसिकली कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अदर करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। बुक में बहुत डिटेल में दिया है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट का कोई भी अमाउंट करंट ईयर में ड्यू है, जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म लोन को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो करंट ईयर की जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी अदर करंट लायबिलिटी में शो होगी। सो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ध्यान समझिएगा, करंट मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसको मैं पॉइंट्स वाइज लिखा रहा हूं। गॉट इट। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया इंस्टॉलमेंट पे कि हर साल आप 1-1 लाख रुपए भरोगे, 1-1 लाख रुपए भरोगे, तो करंट ईयर का जो 1 लाख रुपए है वो किस में दिखाओगे, अदर करंट लायबिलिटी, और बाकी जो 9 लाख बचा हुआ है वो किस में दिखाओगे, नॉन करंट लायबिलिटी एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोन पे करते हैं तो उसमें हम लमसम पे करते हैं या इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जितना इंस्टॉलमेंट करंट ईयर में ड्यू होगा वो आपका अदर करंट लायबिलिटी में शो होगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट एक्रूड, ये सर एक्रूड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ लग रहा है, हाँ, इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब है एनी इंटरेस्ट विच इज अर्न बट नॉट
नहीं, एनी इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, जो अर्न नहीं है लेकिन आपको मिल रही थी, ठीक है, नॉट अर्न। यहाँ पे ऐसे समझना, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब लायबिलिटी साइड में किस सेंस में लिया जाता है कि कोई इंटरेस्ट जो आपने कमाया नहीं लेकिन आपको मिल गया, इसका मतलब तभी तो वो लायबिलिटी है। यही एक्रूड इंटरेस्ट अगर एसेट साइड में होती तो क्या होती, एक इंटरेस्ट जो आपने कमाया है लेकिन आपको मिला नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम, और आपका आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद हो रहा होगा 11th में। ये सब तो करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, लेकिन करंट लायबिलिटी में भी कंपनी ने इसको बांट दिया कि किस हेड में दिखाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड का वो पार्ट जो भी अभी तक आपने पे नहीं किया है, अनपेड डिविडेंड, वो भी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। उसके साथ साथ कॉस्ट इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉस्ट इन एडवांस, ये भी अदर करंट लायबिलिटी होती है आपकी। प्रोविडेंट फंड पेबल अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो अनपेड डिविडेंड हो चाहे अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, वो दोनों ही किसका पार्ट होता है, बोथ आर दी पार्ट ऑफ दी अदर करंट लायबिलिटी। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, आप बुक में देख लीजिएगा डिटेल में। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूं कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है आइटम्स को, कि किसका एड्रेस कहां पे, कौन किस मेजर हेड और किस सब हेड से रिलेट करता है। लेट्स वी मूव टू द लास्ट सब हेड ऑफ द मेजर हेड करंट लायबिलिटी, दैट इज ए शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नंबर डी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसी के अपोजिट जस्ट था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। किस हेड में था, नॉन करंट लायबिलिटी का सब हेड था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो उसी का करंट लायबिलिटी का भी एक सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऐसा प्रोविजन जो हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनाते हैं, मतलब प्रोविजन मतलब किसी नोन लायबिलिटी के लिए अगर हम अमाउंट रिजर्व रखते हैं उसे हम लोग प्रोविजन कहते हैं। और वो प्रोविजन जो होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, यानी अमाउंट एक्युमुलेट करके रखते हैं, तो इट विल बी नोन एज एन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे प्रोविजंस हैं इसमें, आपको याद आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यस सर 11th में बहुत पढ़ा है, बहुत परेशान किया इस प्रोविजन में। डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब ये कहोगे सर ये तो लॉन्ग टर्म में था, नहीं, देखो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट यानी प्रोविजन का वो पार्ट जो करंट ईयर में ड्यू है। अगर आपने ग्रेचुटी फंड बनाया 10 लाख रुपए का, उसमें से 1 लाख रुपए इसी साल कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है आपको देना है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होता है। तो टोटल प्रोविजन आपने कितना बनाया उसमें से ही डिसाइड होता है कितना करंट ईयर में ड्यू है और कितना अभी तक आगे और प्रोविजन करके चलता रहेगा। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ड्यू इन करंट ईयर, जो करंट ईयर में आपको पे करना है उस प्रोविजन में से। और इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर आपने टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बनाया, ठीक है, ये आपका किस में इंक्लूड किया जाता है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। सो ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और हम लोगों ने आज लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट के जितने भी मेजर हेड थे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से सब हेड आते हैं और उन सब हेड के कौन कौन से आइटम्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद हम लोग एसेट्स की तरफ मूव करेंगे। तो पहले आप लोग इस टॉपिक्स को प्रॉपर से अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेट्स पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि एसेट्स में कौन कौन से मेजर हेड हैं,
नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और उसमें कौन कौन से सब हेड आते हैं और उनके कौन कौन से आइटम्स होते हैं, ताकि हम इजीली किसी भी आइटम का एड्रेस एग्जाम में बता सकें कि ये इस मेजर हेड में आता है, इस सब हेड में आता है और उसका ये पार्ट है। ठीक है, उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।